दिनांक 27 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश में माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच के द्वारा उत्तर प्रदेश की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती, जिसमें से 27,000 के आसपास पद खाली रह गए हैं, उन पर अपना जजमेंट देती है क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड करने के संदर्भ में। और इस जजमेंट के अंतिम पेज पर जब आप जाएंगे तो अंतिम पेज पर कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं एटीआरई के से संबंधित, यानी कि जो सुपर टेट के नाम से जिसे आप जानते हैं उसके संबंध में। यहां पर आप देख सकते हैं माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच सीधे तौर पर राज्य सरकार को निर्देशित करती है कि इमीडिएट एक्शन और स्टेप्स उठाए जाएं एटीआरई को होल्ड करने के लिए, यानी असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जिसे आप सुपर टेट के नाम से जानते हैं, उसको इमीडिएट स्टेप्स उठाने के लिए बोला गया है कि जल्दी से आप इसके लिए कदम उठाइए। अब साथ ही साथ यहाँ पर टाइम पीरियड भी डिसाइड कर दिया गया है। देखिए, आप देख सकते हैं एटीआरई शैल बी टेकन विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ फ्रॉम टुडे। जब ये कोर्ट ऑर्डर कॉपी जारी हो जाएगा उस डेट से 2 महीने का समय दिया गया है राज्य सरकार को एटीआरई कंडक्ट कराने के संदर्भ में, यानी सुपर टेट कंडक्ट कराने के संदर्भ में। अब इसके बाद से आपके मन में बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न होंगी कि मान लीजिए राज्य सरकार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करती है तो क्या इसमें केवल 68,500 से संबंधित अभ्यर्थी ही शामिल होंगे या फिर फ्रेश कैंडिडेट भी शामिल होंगे? इसके अलावा क्या इनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा? इसके अलावा क्या राज्य सरकार वाकई में शिक्षक भर्ती करेगी या फिर इस कोर्ट ऑर्डर में कुछ ऐसी बातें भी मेंशन की गई हैं जिसको आधार बना करके राज्य सरकार भर्ती को टाल सकती है? ऐसे तमाम बिंदुओं पर डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की अगली तस्वीर क्या हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो जजमेंट आया वो किस केस पर आया हुआ है। तो 20 फरवरी 2019 को जब उत्तर प्रदेश की 68,500 सहायक अध्यापकों की शिक्षक भर्ती का एडवर्टीजमेंट 2018 में जारी किया जाता है, उसके बाद से राज्य सरकार पहले इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड करती है वो 40 और 45% डिसाइड करती है, ठीक है। इसके बाद से एक और लेटर जारी करती है जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 30 और 35% डिसाइड किया जाता है। 30 और 33%, माफ कीजिएगा, 30 और 33%, ठीक है। अब ये जो 30 और 33% का क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड करने वाला जो पत्र था उसको कैंसिल करने के लिए 20 फरवरी 2019 को राज्य सरकार एक और नोटिस निकालती है और इसी नोटिस को चैलेंज करते हुए बहुत सारे केस फाइल किए गए थे जिस पर जजमेंट दिया गया था 7 जनवरी 2020 को। और इसी जजमेंट को चैलेंज किया गया था जिस पर यह कोर्ट ऑर्डर कॉपी आया हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको पूरा मामला समझ में आया होगा। पहले जो 68,500 का एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था उसके लिए राज्य सरकार ने कहा था कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 40-45% होगा। उसके बाद से एक लेटर जारी किया जाता है कि हम क्वालिफाइंग मार्क्स 30-33% रखेंगे, लेकिन 30-33% के मामले में फिर से एक नोटिस जारी किया जाता है 20 फरवरी 2019 को कि ये वाला जो पत्र जारी किया गया था इसको हम क्वैश करते हैं और इसको नल कर देते हैं, यानी जीरो कर देते हैं, जिसको चैलेंज किया गया हाईकोर्ट में। और हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट दिया 7 जनवरी 2020 को और राज्य सरकार के फेवर में दिया कि ये वाला प्रभावी नहीं रहेगा, ये वाला प्रभावी रहेगा। अब चूंकि यहां पर 27,000 से ज्यादा पद खाली थे तो यहां के जो कैंडिडेट थे जो सेलेक्ट नहीं हुए थे वो ये चाह रहे थे कि इसके क्वालिफाइंग मार्क्स को कम किया जाए ताकि वो सभी भी चयनित हो पाए। और इसी को चैलेंज करते हुए जो केस किया गया था उस पर माननीय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फेवर में फैसला दिया कि कट ऑफ जो होगा, जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो 40-45 ही होगा, 30-33% नहीं होगा। और इसी जजमेंट को जो हाईकोर्ट ने पहले दिया था उसको यहां पर चैलेंज किया गया था, ठीक है। और इसी चैलेंज पर यह जजमेंट आया हुआ है। पूरा मामला आप समझ चुके होंगे। अब चलिए एक एक करके इसमें कब क्या घटनाएं घटित हुई उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश में अध्यापक सेवा नियमावली 1981 है उसमें 2020 में अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है। किस लिए संशोधन किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि जो एटीआरई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले जो नियुक्तियां होती थी शिक्षक भर्ती के लिए उसमें कोई भी परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता था। टेट के मार्क्स के बेस पर या फिर मेरिट के बेस पर, एकेडमिक के बेस पर सीधे बिना परीक्षा कंडक्ट कराए ही नियुक्तियां दे दी जाती थी। तो 2020 में इसमें संशोधन किया गया, एटीआरई को इंट्रोड्यूस किया गया कि अब बिना सुपर टेट की परीक्षा के यहाँ पर कोई भी नियुक्तियां नहीं होंगी, ठीक है। इसके बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह कहा गया कि ये जो एग्जामिनेशन होगा वो एलिजिबिलिटी एक्वायर करने के लिए एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। केवल और केवल एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन कहा गया इसको। और आप देख पा रहे होंगे, और इसके बाद से जब ये एलिजिबिलिटी आप हासिल कर लेंगे, यानी सुपर टेट जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, एटीआरई जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद एक अलग से एडवर्टीजमेंट जारी होगा और उसके बाद से वैकेंसी जो है वो मानी जाएंगी। मतलब कि एटीआरई में सम्मिलित होना ही केवल नियुक्ति के लिए हकदार नहीं है या फिर ये केवल भर्ती नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा। इसके बारे में वहाँ पर संशोधन किया गया था। उसके बाद से आप देख पा रहे होंगे 9 जनवरी 2018 को, ध्यान से देखिएगा, 9 जनवरी 2018 को
यहाँ पर ATRE 68,500 का एडवर्टीजमेंट के संदर्भ में यहाँ पर राज्य सरकार जो है एक ऑर्डर निकालती है। और यहाँ पर इनके द्वारा जो क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किया गया था, 40% डिसाइड किया गया था कैटेगरी के लिए, यानी रिजर्व कैटेगरी के लिए, और 45% डिसाइड किया गया था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से एक और लेटर राज्य सरकार निकालती है 17 जनवरी 2018 को, जिसमें जो ATRE 2018 था, यानी 68,500 का जो पूरा प्रक्रिया था उसको शेड्यूल किया जाता है, यानी कि टाइमिंग बताई जाती है कि कब कब क्या चीज़ें होंगी। और इसको फॉलो करते हुए 23 जनवरी 2018 को ATRE का शेड्यूल मेंशन उसमें डिटेल में किया जाता है। इसके बाद से कुछ और उसमें बदलाव किए जाते हैं, और 15 मार्च 2018 को जो 22वां संशोधन था वो कंडक्ट कर दिया जाता है, जो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 है। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं आप, उसमें संशोधन करके ये कहा गया कि जो ATRE होगी, यानी जो सुपर टेट का एग्जाम होगा, वो पहले रूल 8 में रखा गया था, जिसको वहाँ से हटा करके इसको रूल 14 में शामिल किया गया। रूल 8 ये कहता है कि अगर इसमें ATRE सम्मिलित होता तो इसे केवल एलिजिबिलिटी माना जाता, लेकिन रूल 14 ये कहता है कि ये एक मैंडेटरी एलिजिबिलिटी है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में अगर आप DED कोर्स किए हुए हैं तो भी पात्र हैं, अगर आप DLED किए हुए हैं तो भी पात्र हैं, और अगर आप BLED किए हुए हैं, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो भी आप पात्र हैं। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं वो एलिजिबिलिटी है, लेकिन सीटेट क्वालिफाई होना या फिर यूपी टेट क्वालिफाई होना वो मैंडेटरी एलिजिबिलिटी है। तो रूल 8 जो कहता है वो ये कि ATRE केवल एलिजिबिलिटी होगी, लेकिन रूल 14 ये कहता है कि ये एक मैंडेटरी एलिजिबिलिटी होगी, यानी सबको ATRE से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो पहले ये रूल 8 में शामिल किया गया था, जिसको 22वें संशोधन में सम्मिलित करते हुए इसको रूल 14 में शामिल कर दिया गया, यानी ATRE जो है वो अब एक मैंडेटरी होगा, एक मैंडेटरी होगा सबके लिए, इसको क्वालिफाई करने के लिए। और इसके साथ ही साथ जो टाइम शेड्यूल था, ATRE वाज अमेंडमेंट ऑन 8 मई 2018, तो यानी जो इनका पूरा शेड्यूल था उसको फिर से संशोधित किया गया 8 मई 2018 को। उसके बाद से देखिए 21 मई 2018 को स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक बार फिर से नोटिस निकालती है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था जो ऑलरेडी उन्होंने तय किया था 40 और 45%, उसको लोअर डाउन करते हुए अब जो 9 जनवरी 2018 का पत्र था जिसमें 40-45 कहा गया था, उसको लोअर डाउन करते हुए 30% डिसाइड किया गया रिजर्व कैटेगरी के लिए और 33% डिसाइड किया गया अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके बाद से एडमिट कार्ड जो होते हैं वो जारी किए जाते हैं, और इसके लिए परीक्षा 27 मई 2018 को कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आंसर की जो है वो 5 जून 2018 को जारी की जाती है, और जो कि संशोधित आंसर की जो था वो 18 जून 2018 को जारी किया जाता है। उसके बाद से 24 जुलाई 2018 को एक रीट पिटीशन फाइल किया जाता है श्री दिवाकर सिंह जी के द्वारा, जिसमें इनके द्वारा 21 मई 2018 के उस गवर्नमेंट ऑर्डर को चैलेंज किया गया। 21 मई 2018 का गवर्नमेंट ऑर्डर कौन सा था? ये वही ऑर्डर था जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स को लोअर डाउन किया गया। पहले 9 यहाँ पर मिसप्रिंट है, 9 जनवरी 2018 को जो क्वालिफाइंग मार्क्स गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा डिसाइड किया गया वो 40 और 45% डिसाइड किया गया, और 21 मई को उसको संशोधित करते हुए क्या कहा गया कि 30 और 33% रहेगा। तो इसी को चैलेंज किया गया था श्री दिवाकर सिंह जी के द्वारा कि 30 चैलेंज करने के बाद से हाईकोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया इंटरिम ऑर्डर के तौर पर कि जो 21 मई 2018 का पत्र था जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स को 30 और 33 तक लाया गया था, इस पर कोई भी राज्य सरकार जो है वो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन नहीं कर सकती, यानी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती है। और ये जो इंटरिम ऑर्डर दिया गया था वो 24 जुलाई 2018 को दिया गया था माननीय हाईकोर्ट के द्वारा। ठीक है। यानी कि सीधे तौर पर आप ये समझिए कि इस वाले पत्र पर रोक लग गया, यानी कि प्रभावी कौन सा हुआ? जो पहले जनवरी 2018 में जारी किया गया था क्वालिफाइंग मार्क्स 40 और 45 वाला, वो प्रभावी था। इस पर अभी हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था। जब 24 जुलाई 2018 को हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया, उसके बाद से 8 अगस्त 2018 को स्टेट गवर्नमेंट फिर से एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करती है, ये कहते हुए कि जो हमारा एग्जामिनेशन हुआ है 27 मई 2018 को, उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो 9 जनवरी 2018 को जो पहले डिसाइड किया गया था 40 और 45% वाला, उसी के आधार पर हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। ये राज्य सरकार फिर से नोटिस निकालती है 8 अगस्त 2018 को। 68,500 का रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है 13 अगस्त 2018 को, जिसमें 1,07,873 स्टूडेंट में से 41,556 अभ्यर्थी क्वालिफाई करते हैं, और उनका जो रिजल्ट था वो घोषित किया गया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जो कि 9 जनवरी 2018 के पत्र में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मेंशन किया गया था। और
21 मई 2018 का जो पत्र था उसको साइड कर दिया गया, क्योंकि हाईकोर्ट ने उस पर कोई भी सब्सिक्वेंट एक्शन लेने से रोक लगा दिया था। इसके बाद से ये जो मामला था वो पेंडिंग चल रहा था, क्योंकि ये इंटरिम ऑर्डर के बेस पर था, तो ये मामला जो था वो पेंडिंग चल रहा था। इस वाले मामले में हाईकोर्ट ये कह रही है कि जो 8 अगस्त 2018 का स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर था, जिसके आधार पर उन्होंने 13 अगस्त 2018 को रिजल्ट घोषित कर दिया, मतलब कि इस डेट में उन्होंने बताया था कि हम रिजल्ट घोषित करने जा रहे हैं और जो रिजल्ट होगा वो जनवरी 2018 में जो 40-45 क्वालिफाइंग मार्क्स था उसके हिसाब से हम रिजल्ट घोषित करने जा रहे हैं। तो इसको कभी भी चैलेंज नहीं किया गया हाईकोर्ट में, ये हाईकोर्ट के इस जजमेंट में मेंशन किया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ATRE जो है वो एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी एक्वायर करने का एग्जामिनेशन है। जैसे आप यूपी टेट की परीक्षा देते हैं या फिर सीटेट की परीक्षा देते हैं, जो कि शिक्षक भर्ती का पार्ट नहीं है, उसी प्रकार से ATRE जो है वो शिक्षक भर्ती का पार्ट ना मान करके इसको सिर्फ एलिजिबिलिटी एक्वायर करने का एग्जामिनेशन बोला गया। यानी ATRE की अगर आप वेटेज देखेंगे तो जिस प्रकार से यूपी टेट या फिर सीटेट होता है उतना ही वेटेज है ATRE का। अगस्त 2018 में जब ATRE 2018 का रिजल्ट घोषित होता है, यानी सीधे तौर पर ये समझिए कि सुपर टेट 68,500 का जो रिजल्ट घोषित होता है, उसके बाद से एक और रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए एडवर्टीजमेंट जारी की जाती है 20 अगस्त 2018 को, यानी कि अब पदों को भरे जाने के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है। तो यहाँ पर राज्य सरकार और माननीय हाईकोर्ट ये कह रही है कि यहाँ से भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इससे पहले जो यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी को हासिल करने की परीक्षा मात्र थी, वहाँ से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं मानी जा सकती। आगे देखिए 41,500 पोस्ट के संदर्भ में, क्योंकि इतने लोग क्वालिफाई किए थे तो इनको भरने के लिए इतने तारीख को एडवर्टीजमेंट जारी किया जाता है। और जो श्री दिवाकर सिंह जी की जो याचिका संख्या थी रीट पिटीशन नंबर दिस एंड दिस, इसमें इंटरिम ऑर्डर ऑलरेडी दिया गया था कि जो 30 और 33% क्वालिफाइंग मार्क्स वाला ऑर्डर था उस पर स्टे लगा दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा। यानी कि राज्य सरकार बाउंड थी जनवरी 2018 में जो 40-45 क्वालिफाइंग मार्क्स था उसके आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए, और इस प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए इनके द्वारा या फिर किसी भी रीट पिटीशन में कभी भी चैलेंज ही नहीं किया गया। इसके बाद से जो राज्य सरकार है वो अपना काउंटर एफिडेविट सबमिट करती है 24 अगस्त 2018 को, और एक बार फिर से काउंटर एफिडेविट सबमिट किया जाता है 4 दिसंबर 2018 को, इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि जो 21 मई 2018 का पत्र था, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट 30% और 33% लोअर डाउन कर रही थी, इसको जस्टिफाई करते हुए उन्होंने यहाँ पर हाईकोर्ट में अपना काउंटर फाइल किया। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार ये भी कह रही थी कि हमने जो भर्ती प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा दिया है और एग्जामिनेशन वाज ऑलरेडी ओवर एंड द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर 9 जनवरी 2018, क्योंकि इस वाले ऑर्डर पर ऑलरेडी हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था और इस वाले के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी थी। ठीक है, इट टुक ए डिसीजन एज ए रेफर्ड इन गवर्नमेंट ऑर्डर डेट 20/2/2019, और 20/2/2019 को राज्य सरकार एक डिसीजन लेती है ये कहते हुए कि जो इनका पत्र था 21/5/2018 वाला, जिसमें 30 और 33% लोअर डाउन करने की बात की गई थी, उसको इनइफेक्टिव कहती है। यानी राज्य सरकार अपने ही पत्र को एक तरीके से अप्रभावी घोषित कर देती है, जिसका नोटिफिकेशन या फिर गवर्नमेंट ऑर्डर 20 फरवरी 2019 को राज्य सरकार ने जारी किया था। अब जब राज्य सरकार अपने ही पत्र को अप्रभावी कर रही थी, इसके बाद से यहाँ पर जो रीट पिटीशन ऑलरेडी थे उसमें इसको चैलेंज किया गया इस कोर्ट के समक्ष कि आप अपने ही पत्र को कैसे अप्रभावी कर सकते हैं। और जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया कि जब मामला ऑलरेडी कोर्ट के समक्ष रीट पिटीशन के तौर पर पेंडिंग है तो राज्य सरकार अपने ऑर्डर में किसी भी पहले के ऑर्डर को कैसे इनइफेक्टिव कर सकती है, कैसे उसको अप्रभावी कर सकती है। और इसी मैटर को, इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया, और जो इनके वकील थे उन्होंने रीजन दिया कि ये जो राज्य सरकार का पत्र था 20 फरवरी 2019 को, जिसके अंतर्गत उन्होंने 30 और 33 वाला जो उनका ऑर्डर था, इस 30 और 33 वाले ऑर्डर को वो वापस ले लेते हैं, यानी कि इसको क्वैश कर देते हैं। राज्य सरकार अपने ऑर्डर को वापस ले लेती है, यानी इसको इनइफेक्टिव कर देती है। तो इसको एररनेस बताया था, यानी कि जो याचिका करते थे उनके वकील ने इसको गलती कहा था कि ये राज्य सरकार की गलती है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द लर्न्ड सिंगल जज डिड नॉट अप्रिशिएट दिस एस्पेक्ट ऑफ द मैटर एंड प्रोसीडेड टू डिसाइड द पिटिशन ऑन ए रॉन्ग premise as if it was a selection for recruitment and the rules of the recruitment could not have been changed after the selection process had been initiated, whereas it was an examination for acquiring eligibility qualification for recruitment। यानी एक बार जब प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो बीच में आप उस प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते। ये सारे तर्क दिए गए थे।
अब यहाँ से हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो शुरू होता है। देखिए, द आर्गुमेंट अपीयर्ड टू द अट्रैक्टिव एट फर्स्ट ब्लश बट, यानी कि जो तर्क दिए जा रहे थे वो पहली नज़र में देखने के लिए महत्वपूर्ण और अट्रैक्टिव तो लग रहे हैं, लेकिन वी फाइंड दैट द ATRE 2018 हैज़ ऑलरेडी बीन हेल्ड ऑन 27 मई 2018, यानी हाईकोर्ट ये कह रही है कि चूंकि ये भर्ती का जो परीक्षा था वो ऑलरेडी 27 मई 2018 को कंप्लीट हो चुका था, और जो इसमें एपिलेंट थे हियर डिड नॉट सीक एनी रेमेडी बिफोर द कोर्ट एट द अप्रोप्रिएट स्टेज फॉर स्टॉपिंग द सेड एग्जामिनेशन, और यहाँ के जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने कोई भी रेमेडी नहीं उठाया, यानी कोई भी उपचार या फिर कोई भी इस प्रकार का एक्शन नहीं लिया इस पूरी एग्जामिनेशन को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए। हेल्ड इन परसुएंस टू गवर्नमेंट ऑर्डर 8 अगस्त 2018, 8 अगस्त 2018 को राज्य सरकार गवर्नमेंट ऑर्डर निकालती है कि हम जो 40-45 है उसके अगेंस्ट में रिजल्ट घोषित करने जा रहे हैं। तो इसको चैलेंज करते हुए कोई भी इस प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए कोई भी चैलेंज नहीं किया गया था, हाईकोर्ट ये कह रही है। इसके बाद से 13 अगस्त 2018 को जब इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया उसके बाद भी कोई भी इस प्रकार का चैलेंज नहीं किया गया था, ठीक है। और जो रिजल्ट था वो 40-45 के अकॉर्डिंग ही घोषित कर दिया गया। इसके बाद से राज्य सरकार का पक्ष ये था कि चूंकि जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है वह गवर्नमेंट ऑर्डर 21/5/2018 अपना जो इनका इफेक्टिवनेस था वो ऑलरेडी खो चुकी है, लॉस्ट कर चुकी है। क्यों लॉस्ट कर चुकी है? क्योंकि पूरी भर्ती प्रक्रिया जो थी वो इसके अंतर्गत कंप्लीट हो रही थी। चूंकि 21 मई 2018 वाला यानी 30 और 33 वाला जो पत्र था इस पर एक तरीके से हाईकोर्ट ने रोक लगा रखा था, और पूरी भर्ती प्रक्रिया इस वाले यानी 40-45 के हिसाब से कंप्लीट हो रही थी, और उस समय तक कोई भी इस भर्ती को कंप्लीट करने को रोकने के लिए कोई भी याचिका नहीं दायर की गई, जिसकी वजह से ये जो 21 मई वाला पत्र था वो अपना इफेक्टिवनेस ऑलरेडी खो चुका है। ये यहाँ पर राज्य सरकार का तर्क था, और इस तर्क के पीछे ये तर्क दिया गया कि एक ही एग्जामिनेशन में दो प्रकार की क्राइटेरिया नहीं हो सकती। जैसे कि जो 41,556 वाला पूरा नियुक्ति है वो अगर आप देखेंगे तो वो 40-45 पर हुआ था, और इसके बाद जो शेष पद हैं उसमें 30 और 33 घटा करके यहाँ पर कहा गया कि आप पद को भरिए, और इसी के लिए ये याचिका दायर की गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने भी ये स्वीकार किया है कि एक ही भर्ती में दो प्रकार के क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड नहीं किए जा सकते। हाईकोर्ट ये कह रही है कि दिस वुड बी अपेरेंटली एररनेस, अनफेयर एंड अनरीजनेबल, यानी कि ये पूरी तरीके से गलत होगा, अनफेयर होगा और अनरीजनेबल होगा। एज सच द कंटेंशन ऑफ द लर्न काउंसिल फॉर द अपीलेंट दैट द रीजन गिवन इन द गवर्नमेंट ऑर्डर डेट 20/2/2019 कैन नॉट बी एक्सेप्टेड ऑन फैक्ट एंड इन लॉ। हाईकोर्ट ये कह रही है कि 20 फरवरी 2019 को जो राज्य सरकार ने एक और पत्र निकाला था कि हमारा जो 30 और 33 वाला पत्र था उसको इनइफेक्टिव माना जाए, इसमें कोई भी फैक्ट और लॉ के बेस पर इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि जो एपिलेंट थे, जो याचिकाकर्ता थे, उनका तर्क ये था कि चूंकि बीच प्रक्रिया में आप जो आपका पत्र था उसको इनइफेक्टिव नहीं कर सकते, तो चूंकि ये ऑलरेडी भर्ती पहले वाले 40-45 के आधार पर कंप्लीट हो चुकी थी, और अब अगर लोअर डाउन किया गया तो एक ही भर्ती में दो क्वालिफाइंग मार्क्स हो जाएगा, और इसके बीच में कभी भी जो कैंडिडेट थे उन्होंने मैटर को चैलेंज ही नहीं किया था। और इस आधार पर अब जो एपिलेंट ये दावा कर रहे हैं कि ये जो राज्य सरकार का पत्र था इसको क्वैश किया जाए, इसको एक्सेप्ट करने से हाईकोर्ट ने मना कर दिया, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड ऑन फैक्ट एंड इन लॉ, यानी कि कानून में और फैक्ट्स के आधार पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ जो श्री दिवाकर सिंह जी की जो याचिका थी उसको डिसमिस कर दिया गया, ठीक है। और जब सिंगल जज के द्वारा ये जजमेंट दिया गया तो वहाँ पर उनको लिबर्टी दिया गया था, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उनको बाकायदा लिबर्टी दिया गया था कि अगर वो चाहें तो एक नया केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन हाईकोर्ट ये कह रही है कि उनके द्वारा इस प्रकार से कोई भी नया केस फाइल नहीं किया गया। यहाँ पर अब जो याचिका चल रही है इसमें यहाँ पर यह कहा गया कि इफ़ द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन वाज पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि ATRE के नंबर के बेस पर चूंकि ये सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा था, तो चूंकि ये पार्ट ऑफ सिलेक्शन माना जाएगा। ये हाई कोर्ट में जो याचिका करता है उनके वकील के द्वारा कहा गया। इफ़ द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, चूंकि ATRE भी क्वालिफिकेशन है और UP टेट भी क्वालिफिकेशन है, लेकिन UP टेट और CTET के मार्क्स नहीं जुड़ रहे थे, लेकिन इस ATRE के मार्क्स जुड़ रहे थे। तो ये कहा गया कि चूंकि ATRE जो है वो पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, देयरफॉर ही opened that once the advertisement had been issued, the recruitment process had been set into motion, then the rule of the game or
द कंडीशन ऑफ द रिक्रूटमेंट कुड नॉट बी चेंज, यानी कि पहले जो 40-45 वाला ऑर्डर जारी किया गया था और उसके बाद से उसको घटा करके 30-33 कर दिया गया। तो चूंकि ये जो ATRE है जो क्वालिफाइंग नेचर का है वो एक तरीके से पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, तो एक बार जब राज्य सरकार ने इसको लोअर डाउन कर दिया तो फिर बीच में गेम नहीं चेंज किया जा सकता, ये इनका कहने का तर्क है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं वेयर एज अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ द अपीलेंट्स दिस वाज नॉट एन एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट बट ओनली फॉर एडवर्टीजमेंट फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। यहाँ पर मैटर को ये कहा गया कि ये जो भर्ती के लिए एडवर्टीजमेंट नहीं था, केवल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए था, क्योंकि भर्ती के लिए नोटिफिकेशन बाद में निकाला गया जब कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए, उनको पदों को भरने के लिए शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया। तो इसे ATRE को शिक्षक भर्ती का पार्ट नहीं माना जा सकता, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है और इसमें जो क्वालिफाई करेगा वो आगे जब एडवर्टीजमेंट जारी होगा शिक्षक भर्ती के लिए उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा। इसके बाद से स्टेट गवर्नमेंट अपना आंसर काउंटर फाइल करती है और इसमें वही सब बातें मेंशन की गई कि चूंकि भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और इस 21 मई 2018 का जो लेटर था जिसको क्वैश करने के लिए इस डेट में राज्य सरकार ने अपना गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला था, चूंकि ये जो भर्ती हो रही थी वो 9 जनवरी 2018 के नोटिस के आधार पर हुई थी, यानी 40-45 के आधार पर। तो यानी जब सब भर्ती कंप्लीट हो ही चुकी है तो इसे प्रभावी करने के लिए यहाँ पर आंसर काउंटर फाइल किया जाता है, जो कि ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, ऊपर यहाँ पर हाईकोर्ट कर रही है। अब यहाँ पर राज्य सरकार और शिक्षा विभाग पर जो याचिकाकर्ता थे उनके द्वारा आरोप ये लगाया गया कि 2015 में जो श्री आनंद कुमार यादव जी की जो याचिका थी, जिसमें 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि 1,37,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन को रद्द किया था और 2 बड़ी शिक्षक भर्ती के तहत इसको कंप्लीट करने के आदेश दिए थे। पहली शिक्षक भर्ती 68,500 थी और उसमें 21 मई 2018 को जो गवर्नमेंट ऑर्डर आया था 30 और 33% वाला क्वालिफाइंग मार्क्स वाला, इसमें हाईकोर्ट ये कह रही है कि राज्य सरकार ये पहले कैसे जान सकती थी, पहले कैसे सपोज कर सकती थी कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स ये 40 और 45% लगा रहे हैं उस पर पद नहीं भर पाएंगे, ये राज्य सरकार पहले कैसे सोच सकती थी। इसके बाद से हाईकोर्ट साफ तौर पर कहती है कि हम अप्रिशिएट करते हैं एफर्ट को जो कि याचिकाकर्ता के वकीलों के द्वारा किया गया है, लेकिन केवल इसके आधार पर इनके आर्गूमेंट को एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। इन्हीं सब को आधार बनाते हुए जितने भी इसमें अपील थे उन सबको डिसमिस कर दिया गया। और साथ ही साथ जब आप इस जजमेंट के 19वें नंबर पेज में जाएंगे तो यहाँ पर माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच के द्वारा ये कहा गया है कि जो श्री आनंद कुमार यादव जी की याचिका में 2 रिक्रूटमेंट के तहत पूरी पद को भरने के लिए आदेश दिए गए थे, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र करते हुए कहा गया कि इनको एज में फिर से रिलैक्सेशन दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो याचिकाकर्ता के वकील थे वो कोर्ट को अवगत ये कराते हैं कि जो ये भर्ती थी उसमें अधिकांश शिक्षा मित्र सम्मिलित हुए थे और शिक्षा मित्र अब ओवर एज हो चुके हैं और चूंकि जो शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था उसमें कहा गया था कि 2 लगातार भर्तियों में इनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 2 भर्ती, पहली 68,500 और दूसरा 69,000 कंप्लीट हो चुका है, तो अब इनको रिलैक्सेशन नहीं दिया जा सकता। इसलिए यहाँ पर प्रेयर यह किया गया था कि एटलीस्ट हमारी याचिका को आप खारिज कर रहे हैं लेकिन हमें आने वाले भर्ती में कम से कम रिलैक्सेशन दे दीजिए। अगर आपको याद हो तो श्री रामशरण मौर्य वाले मामले में भी यही बातें निकल कर आई थी और राज्य सरकार ने उस समय स्वीकार भी किया था कि हम आने वाली भर्ती में भी शिक्षा मित्रों को एक तरीके से रिलैक्सेशन देंगे। यहीं पर बातें मेंशन की गई है। इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट इफ देयर इज एनी प्रोविजन इन एनी रूल ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ मैक्सिमम एज देयर इज नो लीगल impediment in consideration such relaxation in context of the appellant herein, यानी कि अगर कोई इसी प्रकार से कोई भी कानूनी अड़चन नहीं आती है तो इस प्रकार से मैक्सिमम एज में इनको रिलैक्सेशन दिया जाए, देन द स्टेट गवर्नमेंट में बी कंसीडर दिस एज पर लॉ, यानी राज्य सरकार इसको नियम कानून के तहत इसको ध्यान में रखे, यानी आने वाली भर्ती में भी जो शिक्षा मित्र होंगे उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में। ठीक है, आगे देख लीजिए। देयर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ द मैटर विच रिक्वायर्स आवर कंसिडरेशन आउट ऑफ 68,500 वैकेंसीज फॉर विच क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हेल्ड ओनली 41,500 जो कैंडिडेट थे वो क्वालिफाई कर पाए थे और साथ ही साथ
इनके जो बचे हुए पद थे लगभग 27,000 पद, उसको जो अगला इसका पार्ट था 69,000 शिक्षक भर्ती, इसमें जोड़ा नहीं गया, इसमें नहीं जोड़ा गया, और उन पदों की संख्या जो थी वो 27,713 पोस्ट थी। राज्य सरकार से ये पूछा गया कि आपने इन पदों को आने वाली अगली भर्ती में क्यों नहीं जोड़ा। तो यहाँ पर राज्य सरकार का जो कहना था आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए, वी आस्क द लर्न काउंसिल फॉर द बोर्ड एंड द स्टेट एज टू वाई एनदर ATRE हैज नॉट बीन हेल्ड आफ्टर 2018। इससे पहले ये पूछा गया था कि आपने इसको क्यों नहीं जोड़ा। तो यहाँ पर राज्य सरकार ने ये कहा था कि चूंकि कई जो मामले हैं वो ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है, इस वजह से इसके पद को यहाँ पर जोड़ा नहीं गया। फिर यहाँ पर ये पूछा गया कि आपने इसके बाद कोई और ATRE कंडक्ट क्यों नहीं कराया। तो इसके जवाब में ये कहा गया कि दे सबमिटेड दैट देयर वाज सम लिटिगेशन पेंडिंग इन एस्पेक्ट ऑफ अदर एडवर्टीजमेंट्स, वी सी नो जस्टिफिकेशन फॉर नॉट होल्डिंग एनदर ATRE आफ्टर 2018। यानी कि चूंकि मामले कोर्ट में पेंडिंग थे, इस वजह से हम दूसरा ATRE नहीं कंडक्ट कर पाए, यानी कि नई शिक्षक भर्ती का सुपर टेट कंडक्ट नहीं करा पाए। ये राज्य सरकार का तर्क था। इसके बाद से यहां पर हाईकोर्ट सीधे तौर पर राज्य सरकार को निर्देशित कर देती है कि ठीक है, आप इमीडिएट एक्शन लीजिए, स्टेप उठाइए ATRE कंडक्ट कराने के संदर्भ में, और साथ ही साथ यहां पर 2 महीने के अंदर ये जो पूरी भर्ती ATRE कंप्लीट कराने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ इसी में यहां पर यह भी मेंशन किया गया है कि अगर किसी भी कारणवश ATRE कंडक्ट नहीं हो पाता है तो यहां पर 2 न्यूज़पेपर में इसको प्रकाशित करने के लिए भी बोला गया है कि आखिर ये ATRE संपन्न क्यों नहीं हो पा रहा है। देख पा रहे होंगे आप, इफ देयर इज एनी लीगल impediments, then an advertisement to this effect should be published in the at least 2 newspaper so that the candidate may at least know as to why the said examination is not being held। यानी कि अगर किसी भी कारणवश नहीं हो पाता है तो 2 पेपर में राज्य सरकार को बताने की जिम्मेदारी होगी कि आखिर ये एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ से अब आपके मेन कंक्लूजन पर आते हैं कि क्या नई शिक्षक भर्ती के पद सृजित किए जाएंगे, क्या पद आने वाले हैं, कौन कौन से इसमें सम्मिलित होंगे। देखिए, जब भी पद एडवर्टाइज किया जाएगा तो ये केवल शिक्षा मित्र के लिए नहीं होगा, या फिर 68,000 में जो केवल कैंडिडेट अपीयर हुए थे केवल उनके लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा, क्योंकि ये फ्रेश रिक्रूटमेंट माना जाएगा। और इस फ्रेश रिक्रूटमेंट में जो ऑलरेडी शिक्षा मित्र थे या फिर जो उस भर्ती में जो ऑलरेडी ओवर एज हो चुके हैं उनको रिलैक्सेशन देने की बात कही गई है। साथ ही साथ यहाँ पर ये बड़ा सवाल है कि क्या राज्य सरकार अब बिल्कुल बाउंड है इस शिक्षक भर्ती को करने के संदर्भ में। तो यहाँ पर पूरे जजमेंट को आप पढ़ेंगे तो हाईकोर्ट ने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि जो ATRE है, ध्यान से सुनिएगा, ATRE वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है। अगर राज्य सरकार पर बहुत दबाव बना और राज्य सरकार की मान लीजिए शिक्षक भर्ती देने की मंशा नहीं है तो वो ATRE कंडक्ट करा देगी, क्योंकि हाईकोर्ट के जजमेंट में साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि ATRE सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है। यहाँ पर हाईकोर्ट ने उन पदों को भरने के लिए आदेश नहीं दिया है, सिर्फ 2 महीने में ATRE कंडक्ट कराने के आदेश दिए हैं, पद को भरने के आदेश नहीं दिए हैं। आप कहीं भी जजमेंट में पढ़ेंगे तो उन पदों को फिल करने के आदेश नहीं दिए गए, सिर्फ 2 महीने में ATRE कंडक्ट कराने के आदेश दिए। और ATRE क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है। शिक्षक भर्ती का एडवर्टीजमेंट इसके बाद जारी किया जाता है। तो अगर राज्य सरकार इस पूरे मामले को लटकाना चाहेगी तो ATRE कंडक्ट करा देगी, और हो सकता है कि शिक्षक भर्ती का एडवर्टीजमेंट ही ना जारी करे, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो ऐसा नहीं कहा कि आप इन पदों को भरिए ही, सिर्फ ATRE कंडक्ट कराने के लिए बोला है। यहाँ से अब फ्रेश जो DLED वाले कैंडिडेट हैं उनका जो संघर्ष है वो रंग लाएगा कि वाकई में राज्य सरकार इस मामले को लेकर के गंभीर होती है अथवा नहीं होती है, क्योंकि ATRE कंडक्ट कराना और शिक्षक भर्ती देना दोनों अलग चीज़ें हैं। हाईकोर्ट के जजमेंट के हिसाब से ATRE जिस प्रकार से यूपी टेट होता है उसी प्रकार से सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन मात्र है, और भर्ती के लिए एडवर्टीजमेंट बाद में जारी किया जाता है। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।